हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं रोजगार और निर्माण पत्रिका का। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे 6 से लेके 12 नवंबर 2023 का एडिशन। देखेंगे इस हफ्ते क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा है, चर्चा में कौन रहे, और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं तो उन्हें भी कवर करेंगे। तो मेक श्योर वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे महत्वपूर्ण दिवस में सबसे पहले है विश्व रेडियोग्राफी दिवस। इसे कई जगह विश्व रेडियोलॉजी दिवस भी कहा जाता है। ये दिन मनाया जाता है हर साल 8 नवंबर को। हर साल इसके लिए एक अलग थीम यानी विषय रखा जाता है। इस साल की जो थीम है ये है सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में थीम भी पूछ लेता है, तो थीम है सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। तो हर साल 8 नवंबर को ये दिन मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मेन एम है कि जो रेडियोग्राफी है, रेडियोलॉजी है, उसके मूल्य के बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, उसको बढ़ावा दिया जाए और रेडियोग्राफी को ज़्यादा से ज़्यादा और भी ज़्यादा प्रमोट किया जाए। रेडियोलॉजी यानी कि जो एक्सरे होता है पेशेंट्स का, आप सभी को पता है कई तरह की समस्याओं को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है एक्सरे, तो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है ये मेडिकल के क्षेत्र में। तो इसी के बारे में जागरूकता फैलाता है ये दिन। इस दिन की शुरुआत पहली बार हुई थी 2012 में, यानी सबसे पहली बार मनाया गया था इसे 2012 में। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये ऐसा भी पूछ लेता है कि सबसे पहली बार ये दिवस कब मनाया गया था। तो याद रखना आपको, विश्व रेडियोग्राफी दिवस सबसे पहली बार मनाया गया था 2012 में। कब मनाया जाता है? 8 नवंबर को मनाया जाता है। और विषय क्या है? सेलिब्रेटिंग पेशेंट सेफ्टी। चलिए, अगला दिन है राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस, जो कि मनाया जाता है 9 नवंबर को। इसे राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस भी कहा जाता है, यानी नेशनल लीगल सर्विस डे। यह दिन भारत में मनाया जाता है, नेशनल लीगल सर्विस डे। इसे हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है। तो भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अधिनियम को स्मरण करने के लिए इस दिन की शुरुआत की गई थी, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस के नाम से। इसको मनाने का मेन एम ये है कि जो भारत में लोग हैं उनको कानून के बारे में जागरूक बनाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा। भारत में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस जो है, इसको मनाने की शुरुआत हुई थी 1995 में, यानी सबसे पहली बार 1995 में ये दिवस मनाया गया था। और ये जो दिन है इसको सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा शुरू किया गया था, ये चीज़ भी याद रखिएगा। फिर है यहाँ पे अगला दिवस जो कि है वर्ल्ड साइंस डे, विश्व विज्ञान दिवस, जो कि मनाया जाता है 10 नवंबर को। इसे शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस भी कहा जाता है। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। तो ये दिन मनाया जाता है हर साल 10 नवंबर को। इसके लिए भी हर साल अलग विषय होता है। इस साल इसके लिए विषय रखा गया है विज्ञान में विश्वास बनाना। विषय याद रखिएगा, विज्ञान में विश्वास बनाना। तो विज्ञान है हर एक क्षेत्र में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो हमारा डेवलपमेंट हुआ है सब कुछ विज्ञान की ही देन है। हमारे डेली लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों से लेके बड़ी बड़ी जो मशीनें हैं सब कुछ विज्ञान पे आधारित हैं। तो विज्ञान को ही समर्पित इस दिन की शुरुआत की गई थी 10 नवंबर को, जिसे मनाया जाता है। और 1999 में, याद रखिएगा 1999 में बुडापेस्ट में संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद और यूनेस्को के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए आगे आते हैं। यहाँ पे यूनेस्को से न्यूज़ है। तो हाल ही में यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क की नवीनतम सूची की घोषणा की है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क यानी कि UCCN की नई सूची जो है ये आई है, इसकी घोषणा की गई है। और इस सूची में 55 नए देश जोड़े गए हैं। 55 नए देश जोड़े गए हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश का ग्वालियर जो है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर को स्थान मिला है। मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर है इसको सिटी ऑफ म्यूज़िक के रूप में पहचान दी गई है। याद रखिएगा, सिटी ऑफ म्यूज़िक के रूप में पहचान दी गई है ग्वालियर शहर को। इसके अलावा जो UCCN का वार्षिक सम्मेलन होना है 2024 में होगा, ये 1 से लेकर 5 जुलाई। कहाँ पे होगा? पुर्तगाल के ब्रागा में। तो ये भी याद रखना है। सबसे पहले 55 नए शहर शामिल किए गए हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर को शामिल किया गया है सिटी ऑफ म्यूज़िक के रूप में। इसके अलावा 2024 में 1 से 5 जुलाई पुर्तगाल के ब्रागा में इनका वार्षिक सम्मेलन होना है। और जो वार्षिक सम्मेलन होगा इसके लिए भी थीम रखी गई है, विषय रखी गई है। विषय है ब्रिंगिंग यूथ टू द टेबल फॉर द नेक्स्ट डिकेड।
याद रखिएगा, विषय रखा गया है ब्रिंगिंग यूथ टू द टेबल फॉर द नेक्स्ट डिकेड। अब बात आई है यहाँ पे यूनेस्को की। तो आपको क्या करना है, जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो साथ ही साथ जो भी वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके स्टैटिक भी याद रखने हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन है या कोई इंस्टीट्यूशंस हैं, कंट्री है, स्टेट है, सबके बारे में स्टैटिक कवर करते रहना है, ऐसे ही आपको याद रहेगा। तो यहाँ पे यूनेस्को की बात आई है, तो यूनेस्को के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो यूनेस्को है इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी 16 नवंबर 1945 में और भारत जो है 1946 में यहाँ का सदस्य बना था। तो कई बार स्टैटिक से क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, जैसे यूनेस्को की स्थापना कब हुई, तो 1945 में। भारत इसका सदस्य कब बना, तो भारत सदस्य बना था 1946 में। इसके अलावा इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय है पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस में और अध्यक्ष हैं ऑड्रे अजौले। आगे यहाँ पे केंद्रीय चुनाव आयोग से न्यूज़ है, तो इन्होंने मतदाताओं में मतदान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है और ये राष्ट्रीय आइकन है राजकुमार राव। बॉलीवुड एक्टर हैं राजकुमार राव, आप पिक्चर में देख रहे हैं, पहचान सकते हैं इन्हें। तो इन्हीं को अभी हाल ही में केंद्रीय चुनाव आयोग ने जागरूकता पैदा करने के लिए मतदान के बारे में इनको अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है। इसके बाद है साधना एस नैयर। साधना एस नैयर तो हाल ही में ये भारतीय वायुसेना की चिकित्सा शाखा में थी, तो वहाँ से इनको पदोन्नत किया गया है और ये एयर मार्शल के पद पे पदोन्नत हो गई हैं। चिकित्सा शाखा से एयर मार्शल के पद पे पदोन्नत हो गई हैं और इस पद पे आने वाली ये दूसरी महिला अधिकारी बनी है। अगर भारतीय वायुसेना के इतिहास की बात की जाए तो इस पद पे ये दूसरी महिला अधिकारी बनी है। इनका नाम आपको याद रखना है, साधना एस नैयर। आगे यहाँ पे देखिए इंद्रमणि पांडे जी। इंद्रमणि पांडे, इनको बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी कि जिसे हम बिम्स्टेक कहते हैं, वहाँ का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है। तो अगले महासचिव बन गए हैं बिम्स्टेक के इंद्रमणि पांडे जी। अब यहाँ पे बात हुई है बिम्स्टेक की, तो इसके बारे में देखते हैं। तो देखिए 1997 में बैंकॉक घोषणा के माध्यम से ये बिम्स्टेक माध्यम में आया था, अस्तित्व में आया था, लेकिन तब ये बिम्स्टेक नहीं था। तब यहाँ पे 4 सदस्य थे। कौन थे? भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड। तो इसका पूरा नाम था BISTEC, ठीक है। इसके बाद 1997 में इसमें म्यांमार शामिल हुआ था। इसके बाद इसका नाम बदलकर BIMSTEC कर दिया गया। इसके बाद 2004 में देखिए, 2004 में इसमें नेपाल और भूटान 2 नए देश शामिल हुए। उसके बाद से इसका नाम बदलकर बिम्स्टेक कर दिया गया। तो यहाँ से आपका बिम्स्टेक भी याद रखना, आपको फुल फॉर्म भी इसका नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब ये तो आपको याद रखना है। इंद्रमणि पांडे जी यहाँ के नए महासचिव बन गए हैं, ये भी याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में एक MOU साइन हुआ है। भारत और UAE के बीच में एक MOU साइन हुआ है, जो कि है शिक्षा के क्षेत्र में परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। इसका मेन एम ये है कि जैसे इंडिया है और UAE है, ठीक है, तो यहाँ पे टीचर हैं, यहाँ भी टीचर होंगे, यहाँ स्टूडेंट है, यहाँ भी स्टूडेंट है, तो इनका ये आपस में आदान प्रदान करेंगे ताकि जो इंडिया के स्टूडेंट है UAE में जाके कुछ सीख सकें, इंडिया के टीचर है UAE में जाके कुछ सीख सकें। इसी तरह से UAE की जो टीचर है इंडिया में आके कुछ सीख सकें, वहाँ के स्टूडेंट कुछ इंडिया में आके सीख सकें। तो इस तरह से दोनों ही देश शिक्षा के क्षेत्र में अपना जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो शेयर करेंगे और एक दूसरे को डेवलप होने में मदद करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में। इसलिए ये MOU साइन किया गया है। अब जो संयुक्त अरब अमीरात है, इसके बारे में स्टैटिक देखते हैं। तो यहाँ की राजधानी है यानी कैपिटल अबू धाबी, राष्ट्रपति है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और यहाँ की मुद्रा है UAE दिरहम। अब देखिए, आप किसी कंट्री के बारे में अगर आप पढ़ते हैं, कुछ चर्चा में है, करंट में है, तो आपको 3 चीज़ें तो स्टैटिक में याद होनी ही चाहिए। एक क्या हो गई, वहाँ की राजधानी यानी कि कैपिटल, फिर वहाँ के जो हेड है, चाहे वो PM हो या प्रेसिडेंट हो, ठीक है, याद रखिएगा, और वहाँ की क्या मुद्रा, करेंसी। तो ये 3 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। फिर आगे यहाँ पे 2 भारतवंशी हैं, जो कि सुब्रा और सुरेश और अशोक गाडगिल। 2 भारतवंशी हैं, सुब्रा सुरेश और अशोक गाडगिल।
तो एक्चुअली में इनको अभी हाल ही में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों से मानवता की भलाई के लिए अमेरिका का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पदक दिया गया है, सर्वोच्च राष्ट्रीय पदक दिया गया है विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र का अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन जी, उन्होंने ये सम्मान इन दो भारतवंशी को दिया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, सुब्रा सुरेश और अशोक गाडगिल। आगे यहाँ पे देखिए, मणिपुर के इम्फाल में राज्य स्तरीय मेरा हो चोंगबा उत्सव मनाया गया है। कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जैसे कोई मेला हो गया, जैसे पूछता है कोई मेला है तो ये मेला कहाँ पे लगता है, किस राज्य में लगता है, कोई त्यौहार है या कोई उत्सव है तो ये उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो याद रखिएगा, मणिपुर के इम्फाल में मनाया गया है मेरा हो चोंगबा उत्सव। हो सकता है ये मेरा हो चोंगबा उत्सव कहाँ मनाया जाता है, मणिपुर में मनाया जाता है। अब देखिए, जैसे अभी कंट्री के बारे में हमने डिस्कस किया, अगर आप किसी स्टेट के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ से आपको याद होना चाहिए वहाँ की राजधानी, मुख्यमंत्री और राज्यपाल, ये तीन तो याद होने ही चाहिए। तो अब मणिपुर जो है इसकी राजधानी है इम्फाल, जहाँ ये उत्सव मनाया गया है। मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह जी और यहाँ के राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। फिर अभी हाल ही में यहाँ पे 15वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता हुई है। कहाँ पे हुई है ये इम्पोर्टेंट है, ये हुई है नई दिल्ली में। तो भारत के रक्षा सचिव हैं श्री गिरिधर अरमाने जी और सिंगापुर के स्थायी रक्षा सचिव हैं चान हेंग। इन्होंने इस सम्मेलन की सह-अध्यक्षता की और भारत और सिंगापुर के बीच में रक्षा नीति वार्ता की 15वीं बैठक थी, जो कि कहाँ हुई थी, नई दिल्ली में। तो यहाँ पे दोनों देशों ने डिस्कस किया कि किस तरह से रक्षा के क्षेत्र में दोनों देश आपस में सहयोग कर सकते हैं, एक दूसरे का साथ दे सकते हैं और जो संबंध पहले से चल रहे हैं उनको और भी कैसे आगे तक लेके जाया जा सकता है भारत और सिंगापुर के बीच में। अब जो सिंगापुर है इसका स्टैटिक याद रखिएगा, सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी, राष्ट्रपति हैं थर्मन शनमुगारत्नम, जैसे सुन लीजिए थर्मन शनमुगारत्नम यहाँ के राष्ट्रपति हैं और मुद्रा है सिंगापुरी डॉलर। फिर इसी तरह से अभी हाल ही में भारत और फिनलैंड के बीच में 12वां विदेश कार्यालय संवाद आयोजित किया गया था। 12वां विदेश कार्यालय संवाद आयोजित किया गया था किसके किसके बीच में, भारत और फिनलैंड के बीच में। ये संवाद कहाँ हुआ था, ये भी हुआ था नई दिल्ली में। जिस तरह से पिछली बैठक नई दिल्ली में थी, ये बैठक भी नई दिल्ली में हुई है। यहाँ पे भारतीय पक्ष का नेतृत्व किसने किया है, तो नेतृत्व किया है विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव हैं संजय वर्मा जी। इन्होंने भारतीय पक्ष का नेतृत्व किया इस बैठक में। अब फिनलैंड याद रखिएगा, फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी, यहाँ के राष्ट्रपति हैं सॉली निनित्सो और मुद्रा है यूरो। तो ये तीन चीज़ यहाँ से भी याद रखिएगा। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जी ने अभी हाल ही में भारतीय मूल की राजनयिक हैं कमला शिरीन लखधीर, ठीक है, कमला शिरीन लखधीर, ये आप पिक्चर में देख रहे हैं, इनको हाल ही में इंडोनेशिया में अमेरिकी राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो क्योंकि ये भारतवंशी हैं इसलिए हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए यहाँ से, तो याद रखिएगा कमला शिरीन लखधीर को इंडोनेशिया में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया गया है। इसके बाद यहाँ पे डीएमआरसी से न्यूज़ है। तो दिल्ली मेट्रो रेल निगम यानी डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक हैं विकास कुमार जी। इन्होंने हाल ही में शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन पे एक ऐप की शुरुआत की है जिसका नाम है मोमेंटम 2.0। तो ये जो मोमेंटम 2.0 ऐप है ये डीएमआरसी का ऐप होगा, डीएमआरसी यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, और ये एक ई कॉमर्स ऐप होगा। ई कॉमर्स यानी जहाँ से आप शॉपिंग करते हैं, जैसे अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, ये सब एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, प्लेटफॉर्म है। इसी तरह से ये डीएमआरसी का मोमेंटम 2.0 ऐप भी एक ई कॉमर्स ऐप है। इसने लॉन्च किया है विकास कुमार जी ने, डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक हैं ये। इसके बाद चाइना से न्यूज़ है। तो हाल ही में चाइना की जो सरकार है, चीन सरकार, इन्होंने देशभक्ति शिक्षा कानून पारित किया है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अभी हाल ही में किस देश में देशभक्ति शिक्षा कानून पारित किया गया है, तो आंसर हो जाएगा चाइना। तो ये जो कानून है इसका मेन एम क्या है, तो इसका उद्देश्य है जो भी वहाँ पे युवा रह रहे हैं उनके बीच में राष्ट्रीय एकता को और देशभक्ति को और कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति वफादारी पैदा करना। इसके बाद स्मृति से इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज फुटबॉलर थे बॉबी चार्ल्टन, हाल ही में 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि हाल ही में इनका निधन हुआ है तो ये चर्चा में रहे हैं। तो यहाँ से
करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पूछ सकता है बॉबी चार्ल्टन जो हैं ये किस खेल से संबंधित हैं, ये किस खेल से संबंधित थे, तो ये फुटबॉल से संबंधित थे, फुटबॉल खेलते थे। या ये पूछ सकता है कि ये किस देश के लिए फुटबॉल खेलते थे, तो ये खेलते थे इंग्लैंड के लिए। तो क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, याद रखना आपको। फिर यहाँ पे चीन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं ली कियांग। ली कियांग ये चाइना के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। हाल ही में 68 वर्ष की आयु में इनका भी निधन हो गया है, तो ये भी चर्चा में रहे। पूछ सकता है कि ये ली कियांग किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो आंसर होगा चाइना। अब आगे बढ़ते हैं खेल समाचार। यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं। तो देखिए फुटबॉल का जो सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित पुरस्कार है ये है बैलोन d'Or। तो इस साल ये पुरस्कार दिया गया है लियोनेल मेसी को। ये अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के कप्तान हैं और इन्होंने इस बार यानी कि 8वीं बार इस अवार्ड को जीता है और सबसे ज़्यादा बार इन्होंने इस अवार्ड को जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। लियोनेल मेसी को इस वर्ष के लिए बैलोन d'Or पुरस्कार दिया गया है। वहीं महिला वर्ग में बात करें तो स्पेन की फुटबॉलर हैं एटाना बोनमाटी, यह एटाना बोनमाटी, इनको महिला वर्ग में ये पुरस्कार दिया गया है। तो अब यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेगा, सबसे पहले पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा बार किसको बैलोन d'Or दिया गया है, लियोनेल मेसी। पूछ सकता है लियोनेल मेसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे किस फुटबॉल टीम के कप्तान हैं, आंसर होगा अर्जेंटीना। इसी तरह से एटाना बोनमाटी का भी पूछ सकता है किस देश के लिए खेलती हैं, स्पेन के लिए खेलती हैं। तो सारी चीज़ें आपको याद रखनी हैं। फिर यहाँ पे देखिए चाइना में आयोजित हुआ था पैरा एशियन गेम्स। एशियन गेम्स के बाद पैरा एशियन गेम्स अभी हाल ही में चाइना में आयोजित किया गया था, जहाँ पे भारतीय पैरा खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किए हैं। भारत ने टोटल यहाँ पे 111 पदक जीते हैं, जो कि अब तक भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है अब तक का पैरा एशियन गेम्स में। तो भारत ने टोटल यहाँ पे 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य पदक जीते हैं। टोटल 11 पदक जीते हैं। भारत जो है पदक तालिका में 5वें नंबर पर रहा है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही में पैरा एशियन गेम्स में भारत किस स्थान पर रहा है पदक तालिका में, तो भारत रहा 5वें नंबर पे। या क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि पदक तालिका में पहले स्थान पर कौन रहा, तो प्रतियोगिता में जो चाइना था ये सबसे ऊपर रहा है पदक तालिका में, इन्होंने टॉप किया है। इन्होंने टोटल 521 मेडल जीते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे चाइना था, इंडिया था 5वें नंबर पे। इसके बाद रग्बी विश्व कप की बात करते हैं। रग्बी विश्व कप की बात करते हैं तो इस साल का जो फाइनल मैच था ये दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच में खेला गया था, जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने 12 और 11 के स्कोर से न्यूजीलैंड को हराकर इस वर्ष का रग्बी विश्व कप जीत लिया है। एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो प्रतियोगिता थी इस वर्ष की ये पेरिस में खेली गई थी। तो पेरिस में हुआ था फाइनल दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच में, जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को हरा के इस वर्ष का विश्व कप जीता है। फिर यहाँ पे एक बैडमिंटन का टूर्नामेंट है जो कि फ्रेंच ओपन, ध्यान से सुनेगा। फ्रेंच ओपन जो है ये टेनिस में भी होती है प्रतियोगिता, ठीक है, लॉन टेनिस में भी ये प्रतियोगिता होती है, लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, बैडमिंटन की बात कर रहे हैं। तो इंडोनेशिया के युवा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जोनाथन क्रिस्टी, ये हैं जोनाथन क्रिस्टी। इन्होंने इस वर्ष का फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल वर्ग का फाइनल जीत लिया है। इन्होंने पुरुष एकल वर्ग के फाइनल में चीन के ली शिफेंग को हराया है। तो ये भी याद रखिएगा किसको हराया है इन्होंने। वहीं अगर महिला एकल वर्ग की बात करें तो महिला एकल वर्ग में जो खिताब है चीन की दिग्गज खिलाड़ी हैं चेन युफेई, इन्होंने जीता है। चेन युफेई इन्होंने महिला एकल वर्ग जीता है फ्रेंच ओपन में। इन्होंने फाइनल में चीनी ताइपे की ताइजू इंग को हराया है। तो पुरुषों में जीते हैं जोनाथन क्रिस्टी जो कि इंडोनेशिया के लिए बैडमिंटन खेलते हैं, और महिलाओं में जीती हैं चाइना की चेन युफेई। फिर यहाँ पे फार्मूला 1 रेस यानी कि जिसे आप F1 ग्रैंड प्रिक्स कहते हैं, तो इस साल की प्रतियोगिता में अगली रेस हुई थी मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है, ग्रैंड प्रिक्स होगा यहाँ पे। तो मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स हुई थी फार्मूला 1 रेस। तो इस रेस में विजेता बने हैं मैक्स वर्स्टैपेन, ये है मैक्स वर्स्टैपेन जिन्होंने इस साल की मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस जीती है। अब बात आती है कि किस देश के हैं ये, किस देश के लिए रेसिंग करते हैं, तो ये हैं नीदरलैंड के, याद रखिएगा नीदरलैंड के रेसर हैं ये। और किस टीम के लिए रेसिंग करते हैं, तो ये रेसिंग करते हैं रेडबुल के लिए, तो ये भी याद रखिएगा। फिर यहाँ पे भारत के दिग्गज घरेलू क्रिकेटर हैं अमोल मजूमदार,
अमोल मजूमदार। इनको अभी हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। तो ये भारतीय महिला टीम के मुख्य कोच बन गए हैं अमोल मजूमदार। चलिए अब मूव करते हैं एमसीक्यू सेक्शन की तरफ, जहां पे सबसे पहले है खेल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। पहला सवाल है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई गेम्स में कितनी बार स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत ने 4 बार स्वर्ण पदक जीते हैं। फिर आईसीसी ने वर्ष 2022 के लिए किस खिलाड़ी को टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है? तो ये हैं बेन स्टोक्स। फिर वर्ष 2028 में किस शहर में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा? 2028 में होंगे ओलंपिक खेल लॉस एंजलिस में। फिर आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुने जाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो पहले भारतीय क्रिकेटर हैं ऋषभ पंत। फिर टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की 200 मीटर दौड़ की बात हो रही है। तो आपको बताना 200 मीटर की दौड़ में चैंपियन कौन बने थे? 200 मीटर की दौड़ में चैंपियन बने थे आंद्रे डी ग्रासी। फिर है सिमोन बाइल्स, ये किस खेल में अमेरिका की स्टार खिलाड़ी हैं? तो ये हैं जिम्नास्टिक्स से रिलेटेड। फिर है किस टीम के नाम सबसे ज़्यादा बार रणजी ट्रॉफी जीतने का रिकॉर्ड है? तो यह रिकॉर्ड है मुंबई के नाम। नेक्स्ट है किस क्लब ने सबसे ज़्यादा बार यूएफए चैंपियंस लीग का खिताब जीता है? तो सबसे ज़्यादा बार जीती है रियल मैड्रिड की टीम। फिर है मोटो जीपी रेसर मार्को बेजिकी, ये किस देश के लिए रेसिंग करते हैं? तो ये रेसिंग करते हैं इटली के लिए। फिर है किस खिलाड़ी ने आईसीसी वनडे विश्व कप का 2023 में सबसे तेज शतक बनाया है? सबसे तेज शतक बनाया है ग्लेन मैक्सवेल ने, ये खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। फिर इस वर्ष किस खिलाड़ी ने चीन ओपन में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है? तो इस वर्ष ये प्रतियोगिता जीते हैं जेनिक सिनर। फिर 5S फॉर्मेट, ये किस खेल का एक नवीनतम प्रारूप है? तो 5S फॉर्मेट हॉकी का एक नवीनतम प्रारूप है, उसको शॉर्टर वर्जन किया गया हॉकी को। फिर है ईस्ट बर्न इंटरनेशनल टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित एक प्रतियोगिता है? तो ये टूर्नामेंट है संबंधित टेनिस से। फिर है तेजिंदर पाल सिंह टूर, इन्होंने एशियाई गेम्स 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं की 100 मीटर दौड़ की विजेता कौन बनी है? विजेता बनी है शाकेरी रिचर्डसन। फिर इस वर्ष किस रेसर ने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस जीती है? तो इस वर्ष ये रेस जीते हैं कार्लोस सेंज। नेक्स्ट है ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास किस खेल के दिग्गज खिलाड़ी हैं? तो ये टेनिस खेलते हैं, टेनिस से रिलेटेड खिलाड़ी हैं। फिर भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल आईपीएल में किस टीम के लिए खेलते हैं? तो शुभमन गिल खेलते हैं गुजरात टाइटंस के लिए। फिर किस खिलाड़ी ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कहाँ से पदक जीता है? तो ये हैं एचएस प्रणय। नेक्स्ट है इस वर्ष डूरंड कप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इस वर्ष जीती है मोहन बागान की टीम। नेक्स्ट है इस वर्ष किस खिलाड़ी ने फीडे शतरंज विश्व कप जीता है? तो इस वर्ष जीते हैं मैग्नस कार्लसन। फिर वर्ष 2022 में किस टीम ने फीफा क्लब वर्ल्ड कप है, ध्यान से सुनिएगा, 2022 में फीफा क्लब वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो ये जीती है रियल मैड्रिड। फिर एलेक्सिया पुटेलस, ये किस देश की दिग्गज महिला फुटबॉलर हैं? तो ये फुटबॉल खेलती हैं स्पेन के लिए। फिर वर्ष 2024 में किस देश में आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा? तो ये आयोजन होगा श्रीलंका में। चलिए आगे देखते हैं हम यहाँ पे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान यानी एमपीजीके के क्वेश्चन। यहाँ पहला क्वेश्चन है, कौन सा प्रदेश जो है देश का हृदय प्रदेश कहा जाता है? सभी को पता है, ये है मध्य प्रदेश। फिर मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो स्थापना हुई थी 1956 में। नेक्स्ट है 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से अलग करके कौन सा राज्य बनाया गया था? तो ये राज्य था छत्तीसगढ़, जिसे 1 नवंबर 2000 में मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। फिर नेक्स्ट बताना है मध्य प्रदेश में जिलों को हैं, जो जितने जिले हैं मध्य प्रदेश में उनको वर्तमान में कुल कितने संभागों के अंतर्गत विभाजित किया गया है? तो जितने भी जिले हैं सबको 10 संभागों के अंदर विभाजित किया गया है। फिर मध्य प्रदेश में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो कुल 230 विधानसभा क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश में। फिर यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल प्रसिद्ध जो बौद्ध स्तूप है ये किस जिले में है? तो यह है रायसेन जिले में। फिर मध्य प्रदेश का नवगठित 53वां जिला कौन सा है? तो 53वां जिला है मध्य प्रदेश का मऊगंज।
फिर देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये कहाँ है? ये है इंदौर में। फिर मध्य प्रदेश में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? तो मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा क्षेत्र हैं। फिर मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो यह है दूधराज। फिर मध्य प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन का नाम क्या है? तो एकमात्र हिल स्टेशन है मध्य प्रदेश में पचमढ़ी। फिर मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध तानसेन समारोह ये किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो ये होता है ग्वालियर में। फिर मध्य प्रदेश का प्रमुख इटारसी रेलवे जंक्शन किस जिले में है? तो यह है नर्मदापुरम में। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जो खजुराहो है, तो खजुराहो में जो भी मंदिर हैं इनका निर्माण किस वंश के शासकों ने कराया था? तो ये थे चंदेल वंश के शासक। फिर हीरा उत्खनन खदान जो है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो यह है पन्ना में। फिर मध्य प्रदेश के किस शहर का प्राचीन नाम अवंतिका था? तो जो उज्जैन है ये पहले अवंतिका के नाम से जाना जाता था। फिर है आगे यहाँ पे देखिए, मध्य प्रदेश में यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय किस शहर में है? तो यह है बुरहानपुर में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के लिए राज्यसभा की कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं? तो यहाँ पे हैं 11 सीटें। फिर मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध रामायण कला संग्रहालय कहाँ है? तो यह है ओरछा में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी की शुरुआत सबसे पहले किस शहर में हुई थी? तो सबसे पहले आकाशवाणी की शुरुआत हुई थी इंदौर में। फिर है, किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? तो यह है नर्मदा नदी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बैंक नोट प्रेस मध्य प्रदेश के किस शहर में है? तो यह है देवास में। फिर कर्क रेखा जो है ये मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होके जाती है? तो मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होके जाती है कर्क रेखा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज जो है ये कहाँ स्थापित किया गया था? तो मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज खुला था ग्वालियर में। अब यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के क्वेश्चन हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 175, 178, 179 और 288 इसमें वर्णित अपराध के संदर्भ में मानव अधिकार आयोग को क्या समझा जाता है? तो वहाँ मानव अधिकार आयोग को सिविल न्यायालय समझा जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा जी। फिर है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किन धाराओं में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्य शक्ति उल्लिखित है? तो जो शक्तियां हैं ये उल्लिखित हैं धारा 12 और 13 यानी 12 और 13 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव अधिकार किसी भी सुसंस्कृत समाज की उन्नति के लिए क्या होते हैं? तो ये होते हैं मूल आधार। फिर है, मानवाधिकार आयोग की वह कौन सी धारा है जिसके अंतर्गत राज्य आयोग के अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य को पद से मुक्त किया जा सकता है? तो वह है धारा 23। फिर है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1939 के तहत राज्य मानव अधिकार आयोग के लिए कौन अध्यक्ष नियुक्त करता है? तो अध्यक्ष नियुक्त करते हैं राज्यपाल। फिर है, किस धारा के तहत मानवाधिकार आयोग के सदस्य लोक सेवक माने गए हैं? तो ये दिया गया है धारा 39 में। फिर है, स्वतंत्रता महिला एवं पुरुष के हृदय में निवास करती है। आपको बताना ये कथन किसका है? तो ये कथन है लॉर्ड हैंड जज का। फिर है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मानवाधिकारों को किस रूप से सम्मिलित किया गया है? तो जो मानवाधिकार है इनको मूलभूत अधिकार माना गया है। फिर है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। नेक्स्ट है, अमेरिका में जो मूल अधिकार हैं इनको किस नाम से जाना जाता है? अमेरिका में इन्हें जाना जाता है बिल ऑफ राइट्स के नाम से। फिर हमारे देश में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 में। फिर है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था मानव अधिकार का बेहतर संरक्षण, मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन और राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन करना। फिर है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की पद अवधि पद ग्रहण करने से जो डेट होती है, पद ग्रहण करने की जो डेट होती है तब से कितनी होती है? तो जब भी मानवाधिकार आयोग के जो सदस्य हैं अपना पदभार ग्रहण करते हैं तब से उनकी पद की अवधि या तो 3 वर्ष की होती है या वो अगर 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं तब तक होती है। फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल होता है 3 साल का। फिर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है नई दिल्ली में।
फिर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग उल्लंघन की जांच किस धारा के तहत कर सकता है? तो ये जांच कर सकता है धारा 17 के अंदर में। फिर है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नियमों को बनाने की शक्ति जो है, इसका प्रावधान किस धारा में दिया गया है? तो दिया गया है धारा 40A में। फिर हम मानव अधिकार आयोग की जो शक्तियां हैं और उनके जो कृत्य हैं, इनको किस धारा में उपबंधित किया गया है? तो इनको दिया गया है धारा 12 और 13 में। फिर है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महासचिव कौन होगा? तो भारत सरकार के सचिव पद रैंक का जो अधिकारी होगा वही महासचिव बनेगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का। तो आज के अंक में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही अगला अंक आए, उसकी वीडियो आए, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। इस सेशन की जो PDF है ये आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम की जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इसकी PDF मिलेगी। दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर मैगजीन है उनकी PDF मिलेगी। डेली वोकैब, GK, करंट अफेयर, जॉब्स की नोटिफिकेशन सब कुछ एक ही प्लेस पर अवेलेबल है, तो वहाँ ज़रूर ज्वाइन करिएगा। इसके अलावा चैनल पे एक और इम्पॉर्टेंट मैगजीन है प्रतियोगिता दर्पण। तो प्रतियोगिता दर्पण के भी जो एनालिसिस हैं वो अवेलेबल हैं। नवंबर का मंथ चल रहा है, वहाँ पे एनालिसिस आ चुकी है, उसे भी ज़रूर चेकआउट करिएगा प्लेलिस्ट में जाके। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।